तो नाज़रीन, लगातार हम आपको बेहद अहम खबर बता रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों में आर्जी जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि मारियोपोल और वोल्नोवाखा शहरों में जंगबंदी का ये ऐलान किया गया है। शहरियों के इनखलाब के मकसद से इस जंगबंदी का ऐलान किया गया है। रूसी मीडिया के हवाले से अब से कुछ देर पहले ये अहम खबर आई थी और जिस तरह से वहाँ शहरियों को राहदारी फराहम करने के लिए सीज़ फायर का ऐलान किया गया है। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 बजे सीज़ फायर का ये आगाज़ हुआ है। लगातार इस अहम खबर के मुतालिक तमाम तर एक्सपर्ट माहिर हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। और सबसे अहम ये कि हिंदुस्तान की वहाँ के हालात पर लगातार नज़र बनी हुई है। ऑपरेशन गंगा के तहत हमारे हज़ारों जो वहाँ पर फंसे हुए, चाहे वो तलबा थे या दूसरे शहरी थे, वो भी वापस आ चुके हैं, लगातार आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक और फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर राजन कुमार जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर राजन कुमार जी, आपका बहुत हम वेलकम करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, इस सीज़ फायर को आप किस तरह से देखेंगे, कितना इफेक्ट? देखिए, मेरे हिसाब से ये सीज़ फायर बहुत ही एक लोकल सीज़ फायर है जिसका कि दायरा बहुत सीमित है, जिसका टाइम जो है वो भी लिमिटेड है। लेकिन मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इससे जो मेरियोपोल का रास्ता है, मेरियोपोल जो जहाँ पे सीज़ फायर किया गया है वो बिल्कुल रूस के बॉर्डर पे है। जो ईस्टर्न इलाका है यूक्रेन का और रूस का वेस्टर्न इलाका बिल्कुल उस एरिया में है। ये जो लुहांस्क उसके नीचे वाले एरिया में है। तो वहाँ पे उससे फायदा यह होगा कि जो हमारे छात्र या जो सिविलियन दूसरे भी जो यूक्रेन के ईस्टर्न इलाके में फंसे हुए हैं, तो कुछ लोगों को उससे निकाला जा सकता है। लेकिन इस ढंग का सीज़ फायर दूसरे कारण से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक शुरुआत है। अगर इस ढंग की शुरुआत होती है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ता है रूस पे और यूक्रेन पे, तो दोनों देश सीज़ फायर के जो दायरे हैं उसको बढ़ा सकते हैं, ज्योग्राफी के क्षेत्र के हिसाब से और समय के हिसाब से भी। लेकिन मैं बता दूं कि बहुत सारे छात्र जो हमारे खार्किव और दूसरी जगहों पे फंसे हुए हैं, तो खार्किव से जो जहाँ पे सीज़ फायर हुआ है वहाँ की दूरी लगभग 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो हम ये मान के चलें कि इस सीज़ फायर का टाइम बढ़ाना पड़ेगा और इसका जो ड्यूरेशन है वो बनाना पड़ेगा। जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का मोड होगा जो स्टूडेंट को निकालने का, वो काफी इफिशिएंट होना चाहिए और उस समय कोई भी किसी भी साइड से मिसकैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। तो इन सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी सीज़ फायर का कोई सही मायने निकल पाएगा। जी राजन साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे तज्जिया किया है कि इसको बहुत ही बारीक बीनी से इसका मुआयना करना होगा। ये एक शुरुआत है और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि बेलारूस की अगर हम बात करें, वहाँ पर लगातार टॉक्स हुई हैं, चाहे फर्स्ट राउंड हुआ हो, सेकेंड राउंड हुआ हो, बातचीत हुई है और बातचीत इस तरह की बहुत ज़रूरी भी है आगे जिस सिमत में ये पूरा हमला, ये पूरे सिचुएशन जा रही है। जी जी, देखिए ये बातचीत बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका असर हम देख रहे हैं कि ये एक तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की ओर बढ़ता जा रहा है। 10 लाख लोग यूरोप के बॉर्डर की ओर चले गए हैं, यूक्रेन से पोलैंड और रोमानिया दूसरी जगहों पे एंटर किए हैं। तो ये रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है और उसके बाद यूक्रेन की हालत खराब है। लेकिन ये मान के चलें कि अभी जिस ढंग का यूक्रेन का रवैया है या रूस का जो रवैया है, उसमें यह मान के नहीं चलें कि कोई एक समझौता होने के कगार पे हो, क्योंकि दोनों के जो डिमांड्स हैं काफी मैक्सिमल, जिसको बोलते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट डिमांड जो होते हैं, उस ढंग के डिमांड है। रूस तब तक अब नहीं मानेगा जब तक कि वो वहाँ पे सत्ता परिवर्तन नहीं करता है। और जो अभी रजीम है उसको चूंकि नाटो का से सप्लाई मिलते जा रहे हैं, तो वो अभी उनको लग रहा है कि वो रूस से मुकाबला कुछ दिनों तक कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि युद्ध के रुकने की स्थिति बन रही है। लेकिन यह जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा है रूस और यूक्रेन पे कि कम से कम जो सिविलियन फंसे हुए हैं, दूसरे देश के लोग जो फंसे हुए हैं, उनपे उनकी कोई क्षति नहीं होनी चाहिए और उनको वहां से जल्द निकाला जाए। तो जो अभी जो टॉक्स हो रहे हैं ये सीज़ फायर के लिए, सिविलियन इशू को लेके, और जो न्यूक्लियर जो एक इंस्टॉलेशन था उस पर जो आक्रमण हुआ था और जिसमें आग लग गया था, जिससे कि संभावना बताई जा रही थी कि रेडिएशन काफी बढ़ेगा और जो लोगों पे असर पड़ेगा। तो इन सारे चीजों पे बात हो रहे हैं और ये बात भी महत्वपूर्ण है। अगर एक शुरुआत भी होती है बात की, तो यह इसको भी हमें इम्पोर्टेंट स्टेप मान के चलना चाहिए। लेकिन युद्ध चलेगा अभी, यह मान के चलें। जी राजन साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इतना लंबा ये जो है ये खिंच जाएगा ये पूरा मामला, ये शायद
खुद पुतिन ने भी नहीं सोचा था। यूक्रेन का जिस तरह से लगातार पूरा रवैया अभी आपने कहा कि बहुत मुश्किल अभी नजर आ रहा है दोनों का बातचीत में, 1 या 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, लेकिन इतना खिंच जाएगा ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा था, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा दुनिया को देखने में आएंगे। जी, मुझे लगता है कि रूस के तरफ से भी मिसकैलकुलेशन हुआ है, क्योंकि रूस को लग रहा था, रूस की 2 स्ट्रेटजी थी। पहला स्ट्रेटजी यह थी कि डोनबास और लुहांस का जो रीजन है जिसमें कि लुहांस और लुहांस का एरिया है, तो वहां पे उनका स्ट्रेटजी यह था कि उसको पूरी तरह से कैप्चर कर लें और वहां पे जो भी यूक्रेन फोर्सेस हैं उसको एक तरह से सराउंड करके उनको कट ऑफ कर दें बाकी जो इलाका है उससे। लेकिन उनको यह भी लगने लगा कि चूंकि नेटो सपोर्ट करने के लिए, नेटो वहां पे सप्लाई करने के लिए तैयार हो रहा था, तो रूस को लगने लगा कि शायद जो रेजीम है उसको वहां पे परिवर्तन जरूरी है, नहीं तो बाद में चल के वो नेटो वहां पे अपने फोर्सेस भेज सकता है या दूसरी तरह की मदद भी कर सकता है। तो अभी जो रूस की स्ट्रैटेजी है उसमें यही है कि वो वहां पे सत्ता परिवर्तन करेगा, और सत्ता परिवर्तन के बाद पे दोनों साइड कम से कम जो जेलेंस्की हैं वो कभी एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि बात सत्ता परिवर्तन की नहीं है, बात है कि उसके बाद उनका क्या होगा। वो देश में रहेंगे या उनको अरेस्ट किया जाएगा, वो दूसरे देश में जाएंगे। तो ये इन सारी चीजों पे एग्रीमेंट मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है। और अभी कल जेलेंस्की का स्टेटमेंट यह भी आया था कि यूरोपियन यूनियन ने उन्होंने डिमांड किया था कि नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया जाए यूरोप के द्वारा, और यूरोपियन कंट्री ने रिफ्यूज कर दिया। और क्यों रिफ्यूज किया? क्योंकि यूरोप को लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो एक तरह से न्यू कोल्ड वॉर की स्थिति पैदा हो जाएगी और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आगे भी बढ़ सकता है। मतलब अभी तक यूक्रेन और रूस के बीच में है, लेकिन ये रूस और नेटो के साथ भी बढ़ सकता है। तो इस कारण से नो फ्लाई जोन वो नहीं करना चाहते हैं, या दूसरे और जो एक्सट्रीम स्टेप्स ले सकते हैं वो नेटो के मेंबर नहीं लेना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो डेडलॉक है वो चलेगा, और रूस की स्ट्रेटजी यही है कि कीव को सराउंड करें, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई या जो इंटरनेट, इन सारी चीजों को कंट्रोल करें ताकि दबाव बनाया जा सके उनको वहां से भगाने का और रेजिम चेंज करने का। जी राजन साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 से बात करने के लिए, और लगातार इस अहम मामले पर आगे भी हम आपसे तमाम तर तज्जिया लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, जिस तरह से लगातार एक्सपर्ट्स के साथ हमारी बातचीत जारी है, आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का ये ऐलान किया है। 2 खास शहरों में ये आर्जी जंगबंदी का ये ऐलान किया गया है। मारियोपोल और वोल्नोवाखा शहरों में जंगबंदी का ये ऐलान किया गया है, और शहरियों के इनखला के मकसद से जंगबंदी का ये ऐलान जो है ये किया है। लगातार वहां के हालात पर हमारी भी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि ये जो ऐलान किया गया है ये सुबह हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 11:30 बजे सीज फायर का आगाज हुआ है।